हेलो एवरीवन। आज हम पोल साइंस 12th क्लास के जो हमारी बुक्स चली हुई है, कौन सी बुक? समकालीन विश्व में राजनीति। इसमें मैं तुम्हें एक चैप्टर करा चुकी हूँ, शीत युद्ध। और शीत युद्ध में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार पूरा विश्व दो विचारधाराओं में बट गया था, दो ध्रुव में बट गया था। हालांकि दो ध्रुव, दो विचारधाराएं जो थी हमारी, कौन कौन सी थी? पूंजीवादी विचारधारा, पूंजीवादी, और इसके समर्थक या अगवाकर्ता कह सकते हैं या नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं, वो कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरी विचारधारा थी जो साम्यवादी विचारधारा, और इसके समर्थक कौन थे? साम्यवादी विचारधारा के समर्थक कौन थे? सोवियत संघ या समाजवादी सोवियत संघ, सोवियत संघ या सोवियत गणराज्य। दोनों ध्रुव बट गए। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि जो ये ध्रुव बने वो कौन से महाद्वीप के बने? तो कौन से महाद्वीप के बने? यूरोप महाद्वीप के। यूरोप जो महाद्वीप है दो ध्रुवों में बट गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप दो ध्रुवों में बटा। ये हम पिछली वीडियो में अच्छे से कर चुके हैं कि पूर्वी यूरोप जो था वो सोवियत संघ के अधीन था, सोवियत संघ का प्रभुत्व उसमें था, और पश्चिमी यूरोप पर किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व था। तो ये हमारा उसमें हो गया। हमने समझ लिया कि किस प्रकार दोनों ध्रुव आपस में टकराए, कोल्ड वार चला, कोल्ड वार धरातल पर नहीं हुआ, थर्ड वर्ल्ड वार होते होते रुक गया, और उसके बाद अंत में सोवियत गणराज्य बिखर गया 1990-91 में। और उसके बिखरने के साथ ही विश्व में सिर्फ और सिर्फ एक पावर रह गई, और वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका की पावर। और जो दो ध्रुव थे वो समाप्त हो गए। अब हमें देखना है इस चैप्टर में कि जो ये दो ध्रुव थे, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, जो दो ध्रुव बने थे ये किस प्रकार समाप्त हुए, कैसे ऐसे अब एक ध्रुव हो गया, हमने इसी चैप्टर में देखना है कि सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ल्ड पावर कैसे बना। तो हम चलते हैं यहां से। सबसे पहले हमें जो देखना है, इसमें दो ध्रुवीयता का अंत समझ में आ गया। जो दो ध्रुव थे यूरोप के, वो उनका अंत कैसे हुआ हमारा चैप्टर के अकॉर्डिंग। इसमें जो हमारा पहला जो पॉइंट है, सोवियत प्रणाली क्या थी। तो सबसे पहले हमें समझ में आ गया सोवियत संघ क्या था। यूएसएसआर, समाजवादी सोवियत गणराज्य। यूएसएसआर का पूरा नाम आ गया कि समाजवादी सोवियत गणराज्य। तो इसकी प्रणाली क्या थी, किस रीजन से ये इसका विघटन हुआ? तो इसके विघटन के बहुत सारे ऐसे परिणाम थे जिनके कारण इसका विघटन हुआ, लेकिन हमें सबसे पहले विघटन नहीं देखना है, इसकी प्रणाली को समझना है कि इसकी प्रणाली क्या थी, उसमें कमियां क्या थी। तो प्रणाली क्या थी इसकी? सबसे पहले 1917 में यहाँ समाजवादी क्रांति का ऐलान हुआ। 1917 में समाजवादी क्रांति हुई, और समाजवादी क्रांति के कारण पूरा वर्चस्व समाज का हो गया। वर्चस्व किसका हो गया? समाज। और समाज के वर्चस्व की लड़ाई हुई कि जो किसी एक सत्ता है, किसी एक व्यक्ति विशेष में ना होकर के, तानाशाही ना होकर के, उस पर जितने भी सार्वजनिक संसाधन है, कोई भी सार्वजनिक संसाधन है, उस पर कब्जा किसका हो? पूरे समाज का हो। और ये इसकी पहली ही प्रणाली थी। और ये कब हुई? 1917 में। 1917 में लेनिन के माध्यम से, जो हम लेनिन को यहाँ क्रांतिकारी थे, और इनके कारण यहाँ समाजवादी क्रांति
हुई और समाजवाद की स्थापना हुई। जब ये समाजवादी क्रांति हुई और यहाँ समाज का वर्चस्व स्थापित होने लगा तो शासन एक पार्टी या एक संस्था के अधीन हुआ और इसके आधार पर माना गया कि पूरा समाज क्या है, समान। तो दूसरा जो यहाँ इसकी प्रणाली थी, सोवियत प्रणाली, समतामूलक समाज। समाज में सभी लोग समान हैं, समाज में सभी लोग समान हैं। कैसे हमने कम्युनिस्ट मार्क्सवाद पढ़ा होगा। कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, कार्ल मार्क्स जिनकी पुस्तक थी दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स, आगे जब तुम बीए में जाओगे तो वहाँ तुम्हें कार्ल मार्क्स पढ़ने को मिलेगा और इनकी विचारधारा ही थी कम्युनिस्ट विचारधारा थी और इसी विचारधारा से ये संबंधित थी। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। क्या पुस्तक लिखी थी वो? दास कैपिटल। इनकी काफ़ी सारी पुस्तकें हैं लेकिन इम्पोर्टेंट जो है दास कैपिटल है और इसमें इन्होंने समाज के दो हिस्से बताए, एक शोषक और एक शोषित। शोषक जो शासन करता है, शोषित जो शासन झेलता है या जिस पर शासन किया जाता है। तो समाज में निम्न और उच्च वर्ग, इन्होंने दो वर्ग डिवाइडेशन किया था और इस वर्ग को समाप्त करते हुए जो सोवियत प्रणाली ने ये प्राथमिकता दी कि समाज में कोई भी दो वर्ग नहीं होंगे, मात्र एक ही वर्ग होगा और वो सभी समान होंगे। यानी कि सार्वजनिक जो भी संपत्ति है, भूमि है, जल है, पानी है, जितना भी सामान है या हम खनिज कह सकते हैं, जितने भी देश के संसाधन हैं उन पर सब पर कब्जा समान रूप से समाज के प्रत्येक व्यक्ति का होगा। ये इसकी विचारधारा थी, समतामूलक समाज की स्थापना करना। तीसरा, राज्य और पार्टी की संस्था को समर्थन देना। ये जो सोवियत प्रणाली थी इसमें एक पार्टी को महत्व दिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी। इन्होंने राज्य को प्राथमिकता दी, देश को प्राथमिकता दी और प्राथमिकता के साथ कहा कि एक ही पार्टी रहेगी, उसी का शासन रहेगा और वो उस पार्टी में हर समाज के व्यक्ति समाहित होंगे। तो एक राज्य को और एक पार्टी की संस्था को इन्होंने समर्थन दिया। तो सोवियत प्रणाली का अगला जो हमारा था ये थे कि इसकी ये प्रणाली थी कि इसने एक राज्य एक पार्टी को समर्थन दिया। अगली जो है राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि साम्राज्य का जितना भी शासन होना है, राजनीतिक रूप से जो भी शासन होना है, जो भी कार्य होने हैं, वो सब किसके इर्द गिर्द घूमेंगे? कम्युनिस्ट पार्टी के। कम्युनिस्ट पार्टी में जो होगा, जो इसमें सदस्य होंगे, जो करेंगे वो ही होगा। तो सारी राजनीति प्रणाली, हाँ, जैसे भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है, बहुत सारे दल बने हुए हैं और विभिन्न दलों की अपनी अपनी सोच विचारधारा होती है। इलेक्शन होते हैं जब सारे अपना अपना प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन यहाँ मात्र एक पार्टी और पूरी राजनीति इस पार्टी के इर्द गिर्द घूमती। तो ये इसकी विचारधारा कि एक ही पार्टी का वर्चस्व, एक ही पार्टी की विचारधारा और उसी के सानिध्य में साम्राज्य या राज्य चलना। अगला जो है पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ का कब्जा। पहले मैं तो तुम्हें फर्स्ट में बता दिया कि जो यूरोप के दो टुकड़े हुए और वो टुकड़े थे जिनमें पूर्वी जो यूरोप था पर किसका कब्जा था? सोवियत संघ का। और पश्चिमी यूरोप पर किसका कब्जा था? संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो ये जो इस पूर्वी यूरोप वाले जो देश थे वो सारे के सारे देश किसके अधीन थे? सोवियत संघ के अधीन थे, सोवियत गणराज्य के अधीन थे। इन्होंने इसकी विचारधारा यानी कि समाजवादी विचारधारा को अपनाया, कम्युनिस्टवादी विचारधारा को अपनाया। इसीलिए इस पार्टी को या इस कह सकते हैं हम सोवियत संघ को ज़्यादा प्रभुसत्ता मिली या पावर मिली वर्ल्ड पावर बनने में। अगला जो है इसकी प्रणाली का हिस्सा नौकरशाही का शिकंजा। हम जानते हैं कहीं भी हो, एक पार्टी हो या एक व्यक्ति हो, जब उसका शासन आ जाता है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? अपना तानाशाही रूप दिखाएगा। और यहाँ भी इस कम्युनिस्ट पार्टी ने वो ही दिखाया और अपना यहाँ पर कब्जा बनाना या तानाशाही दिखाना स्टार्ट कर दिया।
ये सबसे बड़ी इसकी कमजोरी थी कि यहाँ नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। कहते हैं ना, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, किसी का नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो इंडिविजुअल काम होता है, निजीकरण में जो काम होता है वो बेस्ट हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति के उसमें हित रहते हैं, स्वार्थ रहते हैं और वो उसको ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। लेकिन जब सार्वजनिक काम होता है तो उसमें थोड़ी ढील आ ही जाती है। हम भी कई बार देखते हैं, नोटिस भी करते हैं कि सार्वजनिक काम आसानी से नहीं होता, लेकिन जो खुद का निजी काम है, पर्सनल काम है, हम उसको बहुत ज़्यादा वरीयता देते हैं। तो यहाँ भी यही था कि जो नौकरशाही थी उसका शिकंजा चलता चला गया, तानाशाही चलती चली गई समाज में, और समाज में एक विरोध की भावना उभर करके आई। तो ये सोवियत प्रणाली थी, ये हमारे सोवियत प्रणाली के हिस्से थे। इसके बाद हम देखते हैं सोवियत संघ के जो विघटन हुआ उसमें वहाँ के जो नेता थे मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि हमें एक ध्रुव का अंत करना है ना। कौन से ध्रुव का अंत करना है? सोवियत संघ का। और ये ध्रुव अंत हुआ, इसका क्या सबसे पहले तो इसकी प्रणाली ही जिम्मेदार थी इसके अंत के लिए। लेकिन आगे हम चलते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ के नेता, उन्होंने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो क्या थी, इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार उन्होंने सोवियत संघ में जो पूंजीवादी व्यवस्था को लाने का कार्य किया और सोवियत संघ के विघटन के लिए कारगर साबित हुआ। तो गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। तो किस प्रकार सोवियत संघ को विघटन के लिए गोर्बाचेव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कहने को तो हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने सुधार किया, जो सोवियत प्रणाली थी उसमें सुधार करना चाहा और इसी के कारण इसका विघटन भी हुआ। तो हम देखते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, इनका पूरा नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने 1980 के दशक में आते आते कम्युनिस्ट पार्टी के, जो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी थी, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी जो एक ही पार्टी थी, उसके क्या बन गए? ये महासचिव बने। अब महासचिव बनने के साथ इन्होंने सुधार करना शुरू कर दिया। जो इनके सुधार थे वो सबसे पहले पश्चिमी देशों के जो प्रौद्योगिकी थी उनमें सूचना और प्रौद्योगिकी, यानी कि पश्चिमी जो देश थे, पूंजीवादी जो देश थे, उनमें निजीकरण की व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई थी, पूंजी को प्राथमिकता दी गई थी, व्यक्ति विशेष को प्राथमिकता दी गई थी और इसके कारण वहाँ सूचना और प्रौद्योगिकी में दिन रात विकास होता जा रहा था। तो इन्होंने सबसे पहले काम क्या किया कि जो पश्चिम के देशों के समान सूचना और प्रौद्योगिकी थी उसको पूर्वी यूरोप में लाना या सोवियत संघ गणराज्य में लाना। तो यहाँ सोवियत संघ में क्या ये प्रौद्योगिकी के आधार पर विकास करना चाह रहे थे कि जो पश्चिम के देशों के पास है या पश्चिम के जो कंट्रीज हैं उनमें जो सूचना का विकास हो चुका है, प्रौद्योगिकी का उद्योगों का विकास हो चुका है, दिन रात उनका विकास चल रहा है, इसी आधार पर सोवियत संघ में भी इसका विकास होना चाहिए। तो मोस्टली उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया। तीसरा जो इन्होंने ध्यान दिया, पश्चिमी देशों के साथ संबंध। अभी तक शीत युद्ध चला हुआ था और शीत युद्ध के कारण दोनों ध्रुवों में आपस की टक्कर बनी हुई थी, द्वंद्व था, दोनों आपस में नहीं बना के रख रहे थे, एक दूसरे की आलोचनाएं जो कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ जो संगठन इन्होंने बना रखे थे, उसके आधार पर दोनों ही ध्रुवों का मेल होना संभव नहीं था। परंतु जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव महासचिव बने और उन्होंने ये देखा कि पश्चिमी देशों का विकास हो रहा है और सोवियत गणराज्य का विकास नहीं हो रहा है, तो इन्होंने यहाँ पश्चिमी देशों के साथ संबंध अच्छे बनाने की, यानी कि संबंधों में जो अभी तक बिगड़े हुए थे
में सुधार करने का प्रयास किया, सुधार करने का प्रयास किया कि इनके प्रकार पश्चिमी देशों का और सोवियत संघ के देशों का आपस में जो संबंध है वो सुधर जाए, ये इनकी टेक्निक लें और अपना विकास करें। तो ये इनका था। अगली जो इनकी विचारधारा थी, लोकतांत्रिक रूप देना और सुधार करना। यहाँ कैसा तंत्र था? समाजवादी तंत्र, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवाद तंत्र था, या हम कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। एक पार्टी विशेष का शासन था और इसके कारण क्या हो रही थी? तानाशाही स्थापित हो रही थी। लेकिन विश्व में जो पश्चिम के देशों में एक विचारधारा चली हुई थी लोकतंत्र, लोकतंत्र के कारण सभी लोगों का विकास हो रहा था और सभी लोगों को अपना व्यक्तित्व निखारने का मौका मिला हुआ था। तो ये क्या चाहते थे सोवियत संघ में? कौन सी विचारधारा? यानी कि लोकतांत्रिक रूप लाना चाहते थे, और जो सोवियत प्रणाली है उसमें क्या चाह रहे थे? सुधार चाह रहे थे। जो ये सुधार ये करना चाहते थे, जनता को लोकतंत्र की शिक्षा जो देते थे, अपने भाषण के माध्यम से, अपने स्पीच के माध्यम से ये लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के बारे में बताते थे और जागरूक लोगों को करते थे। येल्त्सिन, अब हुआ क्या कि जब ये लोकतांत्रिक प्रणाली का बखान कर रहे थे या सुधारों की बातें कर रहे थे, तो ये सभी को रास नहीं आया और कम्युनिस्ट पार्टी के जो गर्म दल के नेता थे, गर्मपंथी जो नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के, इन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। किनका? मिखाइल गोर्बाचेव का। इन्होंने विरोध किया और विरोध स्वरूप इनका तख्ता पलट 1991 में हो गया। गोर्बाचेव का विरोध हुआ, विरोध हुआ और 1991 में तख्ता पलट हो गया, यानी इनको अपना पद छोड़ना पड़ा। 1991 में तख्ता पलट समझ गए, यानी इनको अपना पद, अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा, महासचिव पद छोड़ना पड़ा। क्यों हुआ? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के जो गर्मपंथी नेता थे, गर्मपंथी विचारधारा के लोग थे, उनको ये सुधार रास नहीं आए। वो नहीं चाहते थे कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था हो, क्योंकि जब लोकतंत्र शासन व्यवस्था आ जाएगी तो उनका शासन क्या रहेगा? जाता रहेगा। तो इन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव का विरोध करना शुरू कर दिया और विरोध स्वरूप उनका तख्ता पलट हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनके तख्ता पलट में जो निभाई थी, येल्त्सिन की भूमिका रही। येल्त्सिन जो नेता थे, उन्होंने इसका विरोध ज़्यादा किया गोर्बाचेव का, और इनके तख्ते पलट में, यानी कि इनको हटाने में महत्वपूर्ण की रोल उन्होंने प्ले किया। हुआ ये कि जब ये सारे हो रहे थे, मिखाइल गोर्बाचेव ने एक तरह से लोकतांत्रिक बीज वहां बो दिया। अब उसकी फसल बननी बाकी थी। तो जनता जो कि अब स्वतंत्रता का और लोकतंत्र का मूल्य समझ चुकी थी, उनका स्वाद उनको लग गया था, तो अब उन्होंने इसका कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करना शुरू कर दिया। तो आगे का जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ रहे और जितना भी है उसको शॉर्ट स्क्रीन ले करके अपनी कॉपी में लिखें, बार बार उसका रिवीजन करते रहे, पॉइंट टू पॉइंट तुम्हारे समझ में आ जाएगा। तब अगली वीडियो में मैं तुम्हें आगे का समझाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।